हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि पता होगा आप लोगों का मैथ का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है। समय के अभाव की स्थिति में आप लोगों को सिर्फ अभी मैथ ही स्टार्ट हुआ है, आगे भी बाकी सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। तो उसमें रविंदर सर के द्वारा जो है पहले और दूसरे अध्याय का कंप्लीट कर चुका मतलब कर दिया गया है। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय से रिलेटेड जो होता है कुछ जैसे विरोधी अविरोधी संगत असंगत, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन होता है जो युग्म के आधार पर समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। युग्म के आधार पर समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? तो जोड़ा। युग्म का मतलब याद रखिएगा जोड़ा, और एक जोड़ा में पता होगा आप लोगों को दो होता है। तो युग्म के आधार पर जो है समीकरण याद रखना है तीन प्रकार के होते हैं। क्या याद रखना है? जो युग्म के आधार पर समीकरण, युग्म के आधार पर समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। युग्म के आधार पर पूछा जाएगा समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा युग्म के आधार पर जो है समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। पूछा जाएगा कौन कौन, तो याद रखना है आप लोगों को। पहला हो जाता है, पहला को हम लोग बोलते हैं विरोधी। पहला का नाम क्या है? विरोधी। इसका दूसरा नाम हो जाता है असंगत। बोलेंगे विरोधी या असंगत। दूसरा हो जाता है अविरोधी। दूसरा क्या हो जाता है? अविरोधी। दूसरा हो जाता है अविरोधी, जिसको हम संगत बोलते हैं। और तीसरा हो जाता है आश्रित। तीसरा क्या होता है? आश्रित। इसको संगत ही बोला जाता है। तो यहाँ से रिलेटेड जो है आप लोगों को एग्जाम में कम से कम तो समझिए 2 से 3 मार्क्स निश्चित रूप से पूछा जाता है। 2 से 3 मार्क्स जो है निश्चित रूप से आने वाला है। तो मैं आज आप लोगों को यही तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप में आप लोगों को काम आएगा। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इस तीनों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाया जाएगा। तो चलिए पहला याद रखिएगा युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़ा के आधार पर समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा विरोधी, जिसका दूसरा नाम हम असंगत बोलेंगे। दूसरा हो जाता है अविरोधी, सॉरी मिट गया। दूसरा हो जाता है अविरोधी। दूसरा क्या बोलेंगे? अविरोधी, जिसको संगत बोल सकते हैं। और तीसरा हो जाता है आश्रित। क्या बोला जाता है? आश्रित, जिसको संगत ही बोला जाता है। तो चलिए हम चलते हैं, इस तीनों को जो है बारी बारी से हम देखते हैं। तो पहला जो आपका समीकरण था, तो पहला समीकरण क्या था? विरोधी। पहला समीकरण क्या था? विरोधी। पहला समीकरण था विरोधी, जिसका दूसरा नाम क्या था? तो याद रखना है आप लोगों को संगत। तो आप लोगों के मन में होगा जो हम लोग विरोधी को सर पहचानेंगे कैसे? तो विरोधी को पहचानने का सिंपल फंडा है आप लोगों को क्या याद रखना है? विरोधी का पहचान जो होता है ये होता है A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 के, और ये बराबर नहीं होता है C1 बट्टे C2 के। अर्थात कहने का मतलब जो यहाँ जो है दो पक्ष बराबर रहता है। तो फिर बोलिएगा सर दो पक्ष बराबर होता है, ये हम कैसे जानेंगे? तो दो पक्ष बराबर होता है ये कैसे जानेंगे आप? तो देखिए एक समीकरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम समीकरण लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर का हम ले लेते हैं 4, और दूसरा ले लेते हैं 4x माइनस 6y और बराबर का ले लेते हैं हम 5। तो यहाँ जो हो जाता है A1 A2 B1 B2, तो याद रखिएगा ये हो जाता है A1, ये हो जाता है B1 और ये हो जाता है C1। तो चलिए ये कलर जो है उतना इफेक्टिव नहीं है, तो ये हो जाता है A1,
ये हो जाएगा A1, ये हो जाता है B1 और ये हो जाता है C1। चूँकि ये समीकरण पहला था इसलिए इसमें A1 B1 C1। उसके बाद ये जो समीकरण है ये दूसरा है, इसलिए इसमें हो जाएगा x के पीछे वाला जो हो जाएगा मान ये A2 का, y के पीछे वाला ये हो जाएगा B2 का और ये अचर पद जो हो जाएगा ये C2 का। तो इस प्रकार से आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान जान गए होंगे। तो इसको जो है इस फॉर्मूला पे बैठाना है, किस फॉर्मूला पे, तो इसको बैठाना है इस फॉर्मूला पे। जो पहले मान लेना है आप लोगों को A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के और ये बराबर है C1 बट्टे C2 के। तो पहले तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाना है, उसके बाद उसका मान रखना है। तो A1 का मान कितना है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना है 2 बट्टे में A2 का मान कितना है, तो इस x के पीछे वाला जो मान है ये हो जाता है 4। उसके बाद बराबर दे देना है सिंपली आप लोगों को। उसके बाद B1 का मान है 3, इसके पीछे माइनस है तो ये माइनस भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। उसके बाद B2 के पीछे का मान कितना है 6, इसमें भी माइनस लगा हुआ है तो इसमें भी हम लोग माइनस लेंगे। उसके बाद डालेंगे फिर से बराबर C1 बट्टा C2। तो यहाँ देखिए C1 का मान है 4 और C2 का मान है 5, तो यहाँ डालेंगे C1 का मान 4 और C2 का मान 5। उसके बाद देखेंगे अगर कटने वाला हो तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो वैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, तो चलिए हम इसको काट दिए। 2 को जब काटिएगा 2 एका 2, 2 दूना 4 तो ये कट गया। 3 को भी काटिएगा 3 एका 3, 3 दूना 6 तो ये भी कट गया। तो यहाँ से आप लोगों को फाइनल क्या आ गया, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 4/5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो 1/2 बराबर 1/2 ये दोनों बराबर है तो उसके बीच का बराबर का चिन्ह रहने देते हैं। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसके बराबर के चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये चिन्ह हो गया बराबर नहीं है। तो यहाँ से इस प्रकार आप लोग देखते हैं जो ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो स्टार्टिंग में मैंने विरोधी का जो पहचान चिन्ह लिखा हूँ यही लिखा हूँ, जो A1 बट्टा A2 बराबर होना चाहिए B1 बट्टा B2 के, और तीसरा पक्ष जो है C1 बट्टा C2 ये बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग पहचान जाइएगा जो कौन विरोधी होगा और कौन अविरोधी। तो यहाँ से अगर जब आप पहचान जाइएगा तो इसके बारे में बस 2 बात याद रखना है। इसके बारे में कितना बात याद रखना है आप लोगों को, 2 बात याद रखना है। पहला बात याद रखना है जो विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्या याद रखना है, जो विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्या याद रखना है, विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो पहला बात ये याद रखना है। और दूसरा बात जो इसके बारे में याद रखना है ये रखना है जो इसका आलेख, इसका कहने का मतलब विरोधी समीकरण का, तो इसका आलेख का मतलब होता है ग्राफ। तो इसका आलेख जो हो जाएगा ये किस प्रकार से होगा, तो इसका आलेख जो हो जाएगा ये समांतर होगा। इसका आलेख समांतर होता है। तो समांतर कहने का मतलब फिर क्या हो जाएगा, तो समांतर कहने का मतलब याद रखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये गया तो दूसरा रेखा ये जाएगा, तो इस दोनों की बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो उस दोनों रेखा को हम क्या बोलेंगे, समांतर। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद कर लीजिएगा इसको आप लोग। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया है जो युग्म के आधार पर समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, विरोधी, अविरोधी और आश्रित। तो विरोधी के बारे में मैंने क्या बताया है, जो विरोधी को याद रखिएगा जो इसका दूसरा नाम क्या है, तो संगत। विरोधी का दूसरा नाम संगत। तो इसका पहचान क्या है, तो A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2 के और बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 के। कहने का मतलब हो गया जिसका पहला 2 पक्ष बराबर रहेगा, तीसरा पक्ष बराबर नहीं रहेगा। उसके बाद बोलिएगा पहचानेंगे कैसे, तो मान लीजिए 2 समीकरण दिया गया था तो इसको आप किस प्रकार पहचानेंगे ये मैं बैठाने का तरीका आप लोगों को बता दिया हूँ। तो जब आप लोगों को पता चले जो ये पहला 2 पक्ष बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो आप लोग पहचान जाएंगे जो ये विरोधी समीकरण है। तो विरोधी समीकरण में 2 बात मैंने बताया है, जो विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है और विरोधी समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो ये याद रखिएगा समांतर। समांतर कहने का मतलब ऐसा 2 रेखा जिसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब ये दोनों रेखा कहीं भी बढ़ाइएगा तो ये एक दूसरे को काट नहीं सकता है। तो ये हो गया विरोधी समीकरण के बारे में पर्याप्त जानकारी। उसके बाद चलते हैं विरोधी के बाद दूसरा हमारा जो समीकरण था ये था अविरोधी। दूसरा समीकरण क्या था, अविरोधी।
पहला विरोधी और दूसरा क्या हो गया अविरोधी। तो अविरोधी को क्या बोलते हैं हम लोग संगत। अविरोधी को क्या बोलते हैं संगत। यहाँ मैंने क्या बताया विरोधी, तो विरोधी का जो ये नाम हो जाएगा ये असंगत होगा, मिस्टेक से हो गया। विरोधी का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलेंगे असंगत। विरोधी का असंगत और अविरोधी का हो जाएगा संगत। तो ये दूसरा समीकरण हो गया अविरोधी, जिसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम संगत। इसका पहचान क्या है, तो अविरोधी का पहचान याद रखिएगा आप लोग, क्या है इसका पहचान। तो इसका जो पहचान होगा ये होगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। उसके बाद इसमें C1/C2 से कोई लेना देना नहीं है, बराबर रहे तो भी बराबर नहीं रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली याद रखना है पहला दो पक्ष बराबर नहीं हुआ, आंख मूंद के लगा दीजिएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा अविरोधी मतलब संगत। तो ये हो गया इसका। फिर आप लोग बोलिएगा उदाहरण। तो उदाहरण आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए। एक समीकरण मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 2x + 3y बराबर का ले लेते हैं 5, और यहाँ ले लेते हैं 3x - 4y बराबर का ले लेते हैं 6। तो यहाँ जब बराबर का 6 ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो मान मैंने अभी जस्ट बताया है आप लोगों को जो A1 B1 C1 कौन होता है। तो ये पहला समीकरण चूंकि है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ये A1 का मान, ये हो जाएगा B1 का मान और ये हो जाएगा C1 का मान। ये दूसरा समीकरण है इसलिए ये हो जाएगा A2 का मान, ये हो जाएगा B2 का मान और ये हो जाएगा C2 का मान। तो इसको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला पे बैठाना है। किस फॉर्मूला पे, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इस फॉर्मूला पे आप लोगों को क्या करना है, पुट करना है मान इसका। तो A1 का मान कितना है 2, तो यहाँ बैठाइएगा 2 बट्टे में A2 का मान कितना है 3, फिर बराबर देना है B1 का मान 3 और B2 का मान कितना है 4। तो 3 बट्टे में 4, 4 में माइनस लगा हुआ है तो माइनस ले लेंगे। उसके बाद बराबर कितना है, तो 5 और बट्टे में है 6। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो यहाँ कट भी नहीं रहा है, तो ये दोनों मान जो है बराबर नहीं है। तो इसको हम बराबर को काट देंगे, मतलब हो गया जो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ हमारा पहला दो पक्ष बराबर नहीं आया, इसका मतलब यह जो समीकरण है ये हो जाएगा अविरोधी। तो अविरोधी जब पहचान जाइएगा तो ये समझ जाइएगा जो ये क्या है, तो ये हो जाएगा अविरोधी। तो कभी कभी डायरेक्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है जो निम्नलिखित में से कौन सा अविरोधी समीकरण है या कौन सा विरोधी समीकरण है या कौन संगत है या कौन असंगत है, इस प्रकार से। और कुछ सब्जेक्टिव में भी आता है तो वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो गया अविरोधी। तो अविरोधी के बारे में भी आप लोगों को दो बात जरूर याद रखना है। कौन कौन सा, तो पहला याद रखना है जो अविरोधी समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अविरोधी समीकरण का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब केवल एक हल होता है, केवल एक अद्वितीय हल होता है। सिंपली याद रखना है पहला बात, जो अविरोधी समीकरण का कितना हल होता है, तो अद्वितीय हल होता है। इसी को बोलेंगे सिंपल भाषा में तो केवल एक हल होता है। दूसरा बात याद रखना है जो इसका आलेख मतलब ग्राफ जो है ये कैसा होता है, तो इसका आलेख याद रखिएगा प्रतिच्छेदी होता है। इसका आलेख कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी। इसका आलेख जो है कैसा होता है, तो याद रखिएगा प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी होने का मतलब क्या होता है, तो ऐसा दो रेखा जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में काटता है उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। मान लीजिए एक रेखा ऐसे गया, दूसरा रेखा इस प्रकार से गया, तो ये दोनों यहाँ काट दिया। तो कोई भी ऐसा दो रेखा जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटता हो उसको बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी। तो याद रखना है जो अविरोधी समीकरण का अद्वितीय हल होता है, मतलब सिर्फ एक हल होता है, और इसका आलेख पूछेगा किस प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा प्रतिच्छेदी। तो उसके बाद चलते हैं, तीसरा जो हमारा समीकरण था ये था आश्रित। तीसरा जो हमारा समीकरण था इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आप लोगों को आश्रित। क्या याद रखना है, आश्रित। और इसको भी संगत ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संगत बोला जाता है। उसके बाद पूछिएगा सर इसका पहचान क्या है,
तो इसका पहचान याद रखना है आप लोगों को, जो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और ये भी बराबर हो जाएगा C1/C2 के। अर्थात इसका जो है तीनों पक्ष क्या होता है, तो बराबर होता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग ले लीजिएगा दो समीकरण, अपने मन से ले लेता हूँ मैं, जो 2x - 3y बराबर का हो जाएगा मान लीजिए 4, उसके बाद 4x - 6y बराबर का मान लीजिए हम ले लेते हैं 8। तो यहाँ से आप लोग जानते होंगे जो इसमें A1 B1 और A2 B2 क्या होता है, तो ये हो जाता है A1 का मान, ये हो जाता है B1, ये हो जाता है C1। उसी प्रकार ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाता है C2 का मान। तो जब आप लोग इसे फॉर्मूला पे बैठाइएगा, किस फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला हो जाता है जो A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 बराबर हो जाता है C1/C2। तो इस फॉर्मूला पे जब आप बैठाइएगा तो A का मान कितना होता है 2, और बट्टे में A2 का मान कितना है 4। फिर B1 का मान कितना हो जाएगा, तो -3, और B2 का मान कितना हो जाएगा, तो -6। मैंने अभी जस्ट बताया है कि किसी भी मान में अगर माइनस लगा रहे तो वो माइनस भी यहाँ आप लोगों को लिखना है। उसके बाद C1 का मान कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 4, और C2 का मान हो जाएगा वहाँ से 8। तो ये देखिएगा तो ये कट भी रहा है, तो काट सकते हैं, 2 × 2 2 दूना 4, 3 × 3 3 दूना 6, माइनस माइनस भी आपस में काट दीजिएगा, 4 × 4 4 दूना 8। तो इस प्रकार आप देखिएगा जो फाइनली रूप से जो आ गया, ये क्या आ गया, तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर आ गया 1/2। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो इसका तीनों पक्ष क्या है, बराबर है। अर्थात कह सकते हैं जो यह जो समीकरण है यह किस प्रकार का समीकरण है, तो यह जो है आश्रित समीकरण है। तो आश्रित समीकरण के बारे में भी आप लोगों को दो बातें जरूर याद रखना है। तो दो बातें कौन कौन से याद रखना है, तो चलिए पहला जो बात याद रखना है, ये याद रखना है जो इसका अनगिनत हल होता है, इसका अनगिनत हल होता है, इसका अनगिनत हल होता है। पूछेगा आश्रित समीकरण का कितना हल होता है, तो याद रखिएगा आश्रित समीकरण का जो है अनगिनत हल होता है। इसी को कभी कभी भाषा चेंज करके लिख देता है, जो अपरिमित रूप से अनेक या अनंत। तो बात समझिएगा, जो बात एक ही है, तो सिंपल याद रखना है जो अनगिनत हल होता है अनंत लिखे या अपरिमित रूप से अनेक लिखे, कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपली याद रखना है जो आश्रित समीकरण का जो है हलों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा अनगिनत। दूसरा बात याद रखना है जो इसका आलेख, इसका जो आलेख होता है ये होता है समपाती। इसका आलेख कैसा होता है, समपाती। तो याद रखिएगा इसका आलेख जो है समपाती होता है। फिर बोलिएगा सर समपाती आलेख कैसे पहचानेंगे, तो समपाती आलेख को पहचानने का सिंपल सा फंडा है, जो एक रेखा जहाँ से जाएगा दूसरा भी ठीक वहीं से गुजरेगा, तो इसको हम बोलेंगे समपाती। क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम समपाती, इसको बोलेंगे समपाती। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को युग्म के आधार पर जो ये 3 प्रकार के समीकरण होते हैं, विरोधी, अविरोधी और आश्रित, इस तीनों के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्लास लाएंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन का, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा जो इस सब समीकरण का कितना यूज है और कितना इंपॉर्टेंस है बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।